Morning students, today our topic is class 11th subject history chapter number 6 तीन वर्ग the three orders। आज इस चैप्टर में हम जो यूरोप में एक शक्तिशाली राज्यों में अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अभिजात जो वर्ग द्वारा था उसके द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई और क्या वे उस नीति में सफल हुए थे, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन होगा। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक चाल चली थी। उन्होंने नई शासन व्यवस्था को विरोधी होने की बजाय राजभक्त होने का दिखावा किया था। इसी कारण शाही निरंकुशता को सामंतवाद का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी छाप हुए थे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए थे। फिर भी वे नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों से सामंती प्रथा से अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति आपसी विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। अब वह एक व्यापक दरबारी राजतंत्र का केंद्र बिंदु था। वह अपने अनुयायी का आश्रय भी देता था। राजतंत्र चाहे वे कमजोर थे या शक्तिशाली, सत्ता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सहयोग चाहते थे। राजा द्वारा दिया गया संरक्षण और आश्रय सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन था। संरक्षण धन के माध्यम से दिया गया और प्राप्त भी किया गया था। इसलिए धन व्यापारी और साहूकारों को गैर अभिजात वर्गों के लिए दरबार में प्रवेश पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन अपार देते थे जो उसका प्रयोग या उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामाजिक तत्वों को भी स्थान मिल गया। 1614 ईस्वी में शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट्स जनरल का एक अधिवेशन हुआ। इसके 3 सदस्य या 3 सदन थे जो कि समाज के 3 वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया और क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति नहीं बांटना चाहते थे। इंग्लैंड के नॉर्मन विजय में भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों का एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। इससे आगे चलकर 2 सदनों वाली पार्लियामेंट का रूप धारण कर लिया। ये सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड तथा पादरी थे। हाउस ऑफ कॉमन्स नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले होते थे। राजा चार्ल्स प्रथम 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया था। एक बार धन की आवश्यकता पड़ने पर ही उसे पार्लियामेंट को बुलाने का निर्णय लिया था, परंतु पार्लियामेंट के एक भाग ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। ये व्यवस्था भी अधिक समय तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। यह निर्णय हुआ कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि यूरोप में मध्यकाल में नगरों का विकास किन कारणों से हुआ था, तो वो कारण बताने हैं किन कारणों से इसमें ये विकास हुआ था। यूरोप में मध्यम वर्ग के जन्म के साथ 2 बातें घटित हुई थी। एक तो बड़े नगर अस्तित्व में आए, दूसरे सामंती ढांचे की नींव हिल गई। नगरों के उत्थान से मैनर में बसने वाले लोगों ने नगरों में रहना आरंभ कर दिया। नगर में उद्योग थे, धन था, ऐश्वर्य भरा जीवन भी था और एक ऐसा समय आया जब स्वयं सामंत भी जाकर इन नगरों में रहने लग गए थे। तो धीरे धीरे करके मध्यकाल में इन नगरों के इर्द गिर्द जो पत्थर की चारदीवारी होती थी, चारदीवारी के बाहर खाई और उसके ऊपर बड़े बड़े बुर्ज होते थे। नगर में एक बड़ा बाजार और कुछ तंग गलियां होती थी। इन नगरों के विकास की कारण भी निम्न दे रखे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा सामंतों का आश्रय। नगरों का आरंभ मध्य वर्ग के उदय होने के कारण हुआ था। मध्य वर्ग का उदय 11वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इसका आरंभ शिल्पकारों से हुआ। शिल्पकार अपने उद्योग वही उन्नत कर सकते थे जहां उन्हें रक्षा की आशा थी। ऐसे स्थान सामंतों की गढ़ियां थी। आरंभ में उन्होंने गड्डियों के समीप आश्रय लिया। वे सामंत से रक्षा की आशा करते थे। वे उसको रक्षक मानते थे और उसका पूर्ण आदर करते थे। गढ़ी के समीप रहने वाली बस्तियां 11वीं और 12वीं शताब्दी में विस्तृत रूप धारण करने लगी और अंत में ये नगर बन गए थे। पॉइंट नंबर 2, धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध ने नगरों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध ईसाई और मुसलमानों के बीच हुआ था। ये 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी के अंत तक चलते रहे। इन युद्धों के फलस्वरूप यूरोप और एशिया
के देशों का व्यापार कई गुना बढ़ गया था। व्यापार से नगरों में स्थित मंडियों की रौनक बढ़ी, लोगों को संख्या बढ़ाने लगे, जो जिनके कारण नगरों का आकार भी बढ़ गया। कुछ लोग ये नगर छोड़कर दूर जाकर बसने लगे। इस प्रकार नवीन नगर अस्तित्व में आए। पॉइंट नंबर 3, मुद्रा में वृद्धि। मुद्रा की वृद्धि के कारण नगरों का विकास हुआ था। जब व्यापारियों की वस्तुओं की मांग बढ़ी तो उन्होंने अधिक मात्रा में वस्तुएं बनानी आरंभ कर दी। माल विदेशों में भेजा जाता था। विदेशी व्यापारियों से सोना चांदी का मूल्य लिया जाता था। इससे उसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार मुद्रा के प्रसार से व्यापारिक वृद्धि में बड़ा योगदान दिया गया और व्यापार के कारण नगरों का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 4, नगरों का स्वतंत्र जीवन। समय बीतने के साथ साथ नगर सामंतों से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने व्यापारियों से धन लेकर नगर व्यापारियों को सौंप दिया। इन व्यापारियों ने गिल्ड्स प्रणाली द्वारा नगरों के जीवन को नया रूप दिया था। पॉइंट नंबर 5, नगरों का प्रतिनिधित्व। 13वीं शताब्दी में नगरों की शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी। सम्राटों को इनके प्रतिनिधियों को विधानमंडलों में लेना पड़ा। इससे नगरों का महत्व बढ़ा और उनके विकास में योगदान मिला। सच तो ये है कि नगरों के विकास में इसने सामाजिक उन्नति के द्वार खोल दिए। इसके कारण सामंत प्रधान समाज की नींव हिल गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिला तथा व्यापार और उद्योग स्थापित हुए। इस प्रकार पूरे समाज को ही रूप ये बदल दिया गया था। तो आज हमारा एक चैप्टर ऑफ हो चुका है। ये 2 क्वेश्चन है आज जो आपके होमवर्क के लिए होंगे। दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स के रूप में रेडी करने हैं और साथ साथ लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।